नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग ध्वनि से संबंधित सभी फैक्ट और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। यह फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्वनि की उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन से होती है। ठीक है, ध्वनि की जो उत्पत्ति है वो वस्तुओं में कंपन से होती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ध्वनि का वेग। ध्वनि का जो वेग है वह माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता, जिसको कि इंग्लिश में डेंसिटी और प्रत्यास्थता को इलास्टिसिटी भी कहते हैं, प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है का मतलब अगर घनत्व या प्रत्यास्थता अधिक हो तो ध्वनि की चाल भी अधिक होगी। ठीक है, तो माध्यम जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में ध्वनि संचरित कर सकती है। हम लोग अगर द्रव्य और गैस की बात करें तो देखिए, द्रव्य जो है गैस की अपेक्षा ज़्यादा घनत्व होता है उसमें, और गैस की अपेक्षा प्रत्यास्थता भी ज़्यादा होता है। इसलिए ध्वनि का वेग गैस की अपेक्षा द्रव्य में अधिक होती है। उसी प्रकार अगर ठोस और द्रव्य की बात करें तो ठोस जो है द्रव्य की अपेक्षा ज़्यादा घनत्व वाला होता है, और उसमें प्रत्यास्थता भी द्रव्य की अपेक्षा अधिक होती है। इसीलिए ध्वनि का जो वेग है द्रव्य की अपेक्षा ठोस में ज़्यादा होता है। ध्वनि की चाल जो है वो ठोस में ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग तीव्रतम होगा, उसमें से ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, जल, इनमें से कोई नहीं, अगर ये दिया जाए तो देखिए कि इसमें एल्यूमिनियम क्या है, ठोस है, तो सब ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को जाने रहिएगा तो एल्युमिनियम आप आराम से मार लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल तापमान पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो तापमान पर कैसे निर्भर करती है वो देखते हैं। देखिए, वायु का अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। देखिए, अतः वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होगी। तो भाई क्यों ऐसा होता है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है? तो इसका कारण यहाँ है। देखिए, ध्वनि की जो चाल है वो वायु की आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। अगर वायु की आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। अगर वायु में द्रव्य की बूंदें, आर्द्रता क्या है, वायु में द्रव्य की बूंदों का अधिक होना, मतलब द्रव्य का अंश अधिक होना। ठीक है, अगर वायु में आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। और हम लोग जानते हैं कि जब वायु में तापमान बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता क्या होगी, आर्द्रता भी बढ़ती है। इसलिए अगर चाल का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वायु की आर्द्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। अतः ध्वनि शुष्क वायु में धीमी गति से, परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। तो ये यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, ये महत्वपूर्ण है कि तापमान बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो ध्वनि की चाल भी घटेगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि वायु की आर्द्रता पर भी यह निर्भर करता है। अगर वायु की आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। तो उसी तरह उससे यह पता चलता है कि शुष्क वायु में धीमी गति से चलती है, परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है ध्वनि। अब देखिए कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, दाब क्या है कि अगर ताप समान रहे, या देखिए ध्यान देने वाली बात है कि अगर ताप समान रहे तो गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,
गैस में ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कब? जब ताप समान रहे तब। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए वायु जो है 22 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड की गति करता है। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर हम लोग ये देखिए वायु अगर 0 डिग्री की बात करें तो वायु 0 डिग्री पर 331 मीटर पर सेकेंड पर चलती है। इसकी जो चाल है 331 मीटर पर सेकेंड है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर ताप बढ़ता है, ताप बढ़ के 0 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस हो जाती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल कितनी हो जाती है? 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड, एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड। यह देखिए सबसे ज़्यादा इसमें होता है एल्यूमिनियम में। लोहा में 5950 मीटर पर सेकेंड और स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड। अगर ये आप एल्यूमिनियम को हटा दें, एल्यूमिनियम को यहाँ पर हटा दें, अगर पूछा जाए कि वायु, समुद्री जल, लोहा और स्टील, इन सभी में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टील में होगी। ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे एल्युमिनियम, सेकंड पे स्टील, थर्ड पे लोहा। ठीक है। तो अगर ये सारा फैक्ट आपको याद रहता है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि तरंग, जो ध्वनि तरंग होती है वो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, अनुदैर्घ्य होती है। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। क्यों? अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि उसके लिए माध्यम, ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वह या तो ठोस, द्रव या गैस में संचरित होती है। इसीलिए जब आप निर्वात में जाते हैं, यानी कि आप आउटर स्पेस में जाते हैं, वहाँ पर कोई गैस नहीं रहती है, कोई माध्यम नहीं रहता है। इसलिए अगर दो व्यक्ति आमने सामने भी है तो वो आपस में बात नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्वनि का संचरण ही नहीं होगा। ठीक है। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। यह बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा कि ध्वनि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए द्रव्य से गैस, अगर मान लीजिए आप पानी के अंदर में हैं और वहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई और वह पानी के बाद पानी के सतह के ऊपर गैस में गया तो माध्यम चेंज हुआ। तो इस माध्यम के चेंज होने से ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य तो बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है। तो यह क्वेश्चन वो कई बार घुमा के भी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए ठोस और कठोर सतह। ठोस और कठोर सतह से ध्वनि क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है। अगर ठोस है, कठोर सतह है तो ध्वनि का परावर्तन होता है, लेकिन वहीं अगर सतह जो है कोमल या नरम रहे तो वो क्या करती है? ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। देखिए कि अक्सर जो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, कॉन्फ्रेंस रूम होता है या फिर सिनेमा घर होता है, उसमें दीवार और जो छत होते हैं उस पर गद्देदार परत बिछाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो ध्वनि है वो ध्वनि को इको नहीं होने देता है और ध्वनि का वो अवशोषण कर लेता है, जिससे कि हमें ध्वनि साफ सुनाई देती है। इसीलिए सिनेमा घरों में या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में नरम परत, उनके दीवारों और छत पर नरम परत लगाए जाते हैं। ठीक है।
तो यही है प्रतिध्वनि, इको नहीं सुनाई पड़े, इसीलिए हम लोग कोमल या नरम सतहें लगाते हैं। यह कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इको जो है, अगर इको सुनना है तो इको सुनने के लिए परावर्तित सतह यानी कि जहाँ से हमारा ध्वनि टकराएगा और सुनने वाले के मध्य न्यूनतम 16 मीटर दूरी होना चाहिए। ठीक है, परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य न्यूनतम 16.5 मीटर का दूरी होता है, कहीं कहीं 17 मीटर भी रहता है। देखिएगा कि अगर आप हिल स्टेशन में जाइएगा तो बहुत जगह इको पॉइंट रहता है। अगर आप वहाँ से अपना नाम या कुछ भी चिल्लाइएगा तो वो आपको दोबारा तिबारा सुनाई देगा, तो वो क्या होता है, इको होता है। तो उसके लिए यही है कि परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य न्यूनतम 16.5 मीटर दूरी होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी भी ध्वनि की संवेदना हमारे दिमाग में कितने सेकंड तक रहती है? 1/10 सेकंड तक रहती है। ठीक है, यह फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगे, जिसे इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं। देखिए इसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। और यह जो अल्ट्रासोनिक वेव है, यह अगर कोई वेव 20,000 हर्ट्ज से अधिक है तो उसे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव या पराश्रव्य तरंग कहेंगे। देखिए इसके साथ ही है कुछ चीज़ें, जैसे कि इंफ्रासोनिक वेव, जिसको कि हम लोग अवश्रव्य तरंग भी कहा जाता है। लिख दें, अवश्रव्य तरंग। यह जो है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से जो कम होगा, 20 हर्ट्ज से जो कम होगा, उसे हम लोग अवश्रव्य तरंग कहेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग इंफ्रासोनिक वेव भी कहते हैं। तो अगर 20 हर्ट्ज से जो भी कम है उसे अवश्रव्य तरंग कहते हैं। और इसके बाद जो आता है वो श्रव्य तरंग होता है, जिसको कि हम लोग ऑडिबल वेव भी कहते हैं। और ये जो ऑडिबल वेव है, यह इसका जो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और मनुष्य जो है यही रेंज सुन सकता है, इसलिए भी इसको ऑडिबल वेव कहते हैं, श्रव्य तरंग कहते हैं। यानी कि अगर मनुष्यों के लिए कौन सा रेंज है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और फिर इसके बाद आता है पराश्रव्य तरंग, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। और इसका जो रेंज क्या है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होता है उसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो यह आवृत्ति के आधार पर यानी कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर तरंग को 3 भागों में बांटा है, अवश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पराश्रव्य तरंगे हैं, क्योंकि इसका कई जगह उपयोग होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या और कहाँ कहाँ उपयोग होता है। इसका उपयोग देखिए कीड़ों को नष्ट करने में होता है, कपड़े से धूल हटाने में किया जाता है, स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित करने में किया जाता है, समुद्र में गहराई नापने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सोनार। ठीक है, सोनार में इसी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। छिपी हुई वस्तुओं की खोज करने में, द्रव को गर्म करने में और कई प्रकार के चिकित्सीय अनुप्रयोग में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है, जैसे कि सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी।
ये क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या होता है, गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चमगादड़ जो है, चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती हैं। देखिए चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या करती हैं, चमगादड़ अपना पराश्रव किसी भी वस्तु की स्थिति को वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए ये क्या करती हैं, पराश्रव्य तरंगें छोड़ती हैं और फिर ये तरंगें फिर से वापस लौटकर चमगादड़ के पास आती है, जिससे कि उसको पता चल वस्तु की स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट यूज होता है सोनार में। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सुपरसोनिक जेट। ठीक है, देखिए सुपरसोनिक कहा किसको जाता है, तो ऐसा कुछ भी हो जो ऐसा कुछ भी कोई भी गति जो कि ध्वनि की गति से ज़्यादा हो, तेज हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। तो सुपरसोनिक जेट जो है यह समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, कौन से मंडल में, समताप मंडल में उड़ते हैं। और इसके लिए जो दहन इसका जो इसमें जो फ्यूल होता है, फ्यूल लगता है, और फ्यूल के दहन से क्या निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। ठीक है, और यह नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो यह आपको फैक्ट ये सब ध्यान रखना है कि सुपरसोनिक जेट जो है उसके फ्यूल के दहन से क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और इस नाइट्रोजन ऑक्साइड से ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और हमारा जो सुपरसोनिक किसको कहते हैं, जो भी ध्वनि के गति से ज़्यादा होता है उसे ध्वनि से तीव्र गति को सुपरसोनिक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुपरसोनिक जो बॉडी होती है, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि सुपरसोनिक होती है, उसकी चाल को हम लोग मैक नंबर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, मैक नंबर से करते हैं। अब देखिए कि कुछ नोट है, नोट टाइप का, कि समुद्र तल से अगर ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई अगर बढ़ेगी, ऊपर समुद्र तल से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटेगा। और अभी हम लोग पहले पढ़े कि अगर तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर तापमान घटेगा तो ध्वनि की चाल कम होगी। तो समुद्र से अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो ध्वनि की चाल भी कम होगी। तो यह कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्वनि की तीव्रता, जिसको कि इंटेंसिटी कहते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो यूनिट होता है उसे डेसिबल कहा जाता है। क्या कहते हैं, डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता को किससे नापा जाता है, डेसिबल से नापा जाता है। और 1 डेसिबल बराबर बेल का 10वां भाग होता है। ठीक है, 1 डेसिबल बराबर बेल का 10वां भाग। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्वनि जो है, ध्वनि का मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। पहला है तीव्रता, जिसको कि इंटेंसिटी कहते हैं। दूसरा है तारत्व, जिसको कि इंग्लिश में पिच कहा जाता है। और तीसरा है क्वालिटी, गुणता। ठीक है, तीव्रता क्या होती है, यह ध्वनि में मंद या प्रबल है, जो भी, ठीक है, जो भी ध्वनि अगर मंद सुनाई देती है या प्रबल सुनाई देती है, तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं कि ये तीव्रता इंटेंसिटी के कारण ही मंद और प्रबल सुनाई देती है हमें। ठीक है, यानी कि धीरे और जोर से सुनाई देती है। इसके बाद है तारत्व। तारत्व जो है इसमें मोटा या तीक्ष्ण सुनाई देता है, और यह जो है उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, पिच जो है
ध्वनि की जो पिच होती है वह किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर शेर की दहाड़ का जो तारत्व है वो क्या होता है? वो कम होता है किसकी अपेक्षा? अगर यहीं पर अगर मच्छर की भनभनाहट का तारत्व ले एग्जाम्पल के तौर पे, तो मच्छर का जो भनभनाहट होता है उसमें तारत्व बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो शेर का दहाड़ होता है उसमें तारत्व क्या होता है? काफ़ी कम होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये फिगर है, आप देख सकते हैं। निम्न तारत्व का देखिए क्या होता है? निम्न तारत्व में ये फैला हुआ रहता है, ठीक है। और ये है उच्च तारत्व की ध्वनि तरंग, ये काफ़ी सिकुड़ा हुआ रहता है, ये देखिए। तो ये जो है उच्च तारत्व है और ये निम्न तारत्व है। और गुणता से क्या पता चलता है? हमें ध्वनियों में अंतर का पता चलता है गुणता से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये डेसिबल, ये ध्वनि की तीव्रता। अगर ध्वनि की जो तीव्रता है, अगर हम लोग साधारण जो बातचीत करते हैं उसमें क्या, अगर 30 से साधारण जो बातचीत होता है हम लोगों में, उसकी कितनी तीव्रता होती है? तो उसमें 30 से 60 डेसिबल की तीव्रता होती है। और उसमें अगर हम लोग देखिए कि क्लास में या फिर कुछ चलता होता है, हम लोग अपने दोस्त से धीरे से बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फुसफुसाहट। तो अगर ये जो फुसफुसाहट है उसमें कितना डेसिबल की तीव्रता होती है? ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 15 से 20 डेसिबल होती है। और अगर हम लोग जो अगर गुस्से से बात करते हैं एकदम ज़ोर ज़ोर से, तो उसमें कितना होता है? 70 से 80। ट्रक मोटरसाइकिल में 90 से 95, यंत्र कारखाने 100 से 110, आर्केस्ट्रा में 110 से 120, और ये जो जेट विमान होता है उसमें 140 से 150 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है। मुख्यतः आपको ये साधारण बातचीत, फुसफुसाहट, गुस्से से बातचीत, ये सब, ये कम से कम ये 4 आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, इस फैक्ट से घुमा के क्वेश्चन भी पूछ देता है। बीपीएससी में तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको लेकर, इस डेसिबल की तीव्रता यानी कि ध्वनि की तीव्रता को लेकर। अब देखिए कि WHO के अनुसार नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर देखिए, अगर आप किसी भी नगर में रह रहे हैं तो उस नगर का जो ध्वनि की तीव्रता है वह 45 डेसिबल होना चाहिए। 45 डेसिबल को सामान्य माना जाता है, सामान्य माना गया है किसके द्वारा? WHO के अनुसार से। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और अगर देखिए, अगर 80 डेसिबल से अगर अधिक होता है तो वह ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी जो 80 डेसिबल से अधिक हो। और 85 से जो 90 डेसिबल होता है, यह जो ध्वनि की तीव्रता होती है यह सहसीमा है, यानी कि मनुष्यों के लिए शोर की यह सहसीमा है। इससे अगर ज़्यादा हुआ तो मनुष्य इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये जो 60 डेसिबल है, देखिए 60 डेसिबल मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, ठीक है। 60 डेसिबल मानक ध्वनि स्तर है। और मनुष्यों के लिए शोर की जो सह सीमा है वो कितनी है? 80 से 85 से 90। और अगर ध्वनि प्रदूषण कहा जाए तो वो कितना होती है? अगर 80 से ज़्यादा हो, 80 डेसिबल से ज़्यादा है तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। तो यह चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद है वो केवल ध्वनि गुणता के कारण होता है। जो ध्वनि का अंतर होता है वो किसके कारण होता है? ध्वनि गुणता, क्वालिटी के कारण होता है, ठीक है। आवाज़ का गूंजना, देखिएगा कि अगर आप खाली हॉल है और
खाली हॉल में अगर आप बोल रहे हैं तो वो आवाज़ जो होता है टकरा के फिर आपके कानों में आता है, यानी कि आवाज़ का इसको गूंजना कहते हैं। तो इससे फिजिक्स के टर्म में अनुरणन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अनुरणन क्या है? आवाज़ का गूंजना। आगे बढ़ते हैं। देखिए टीवी रिमोट में अधिकतर जो है अवरक्त किरण का उपयोग होता है। ठीक है, टीवी रिमोट में अधिकतर अवरक्त इंफ्रारेड किरण होता है। और ये जो इंफ्रारेड किरण है यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए कुछ टीवी रिमोट में रेडियो तरंगे भी यूज की जाती हैं आजकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो टेलीविज़न प्रसारण होता है, देखिए टेलीविज़न प्रसारण में जो ध्वनि का जो संचरण होता है, ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM कहा जाता है। वहीं चित्र संदेशों यानी इमेज जो होता है, पिक्चर्स जो होते हैं, उसके संचरण के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि आयाम मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन और चित्र संदेशों के संचरण के लिए आयाम मॉड्यूलेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। देखिए जब स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, ठीक है, स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि देखिए जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो क्या होता है, उसकी ध्वनि बड़ी तीखी लगती है। और जैसे ही इंजन जो है श्रोता को पार करके दूर जाने लगता है तो ध्वनि मोटी अर्थात कम आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। तो यह किसके कारण होता है? यह जो होता है यह इसे ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यही है कि अगर स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? बदलती हुई प्रतीत होती है। यही डॉपलर इफेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सोनार। देखिए सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसके द्वारा जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और उसके चाल के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और सोनार में जो है हम लोग पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। ये देखिए ये अगर कोई जहाज़ है, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ रहती हैं, एक संसूचक रहता है और एक प्रेषित्र रहता है, यानी कि एक रिसीवर रहता है और एक रिसीवर का एक आपका सिग्नल भेजता है और एक सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, इसी को हिंदी में संसूचक और प्रेषित कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर देखिए ये भेजा तो यहाँ समुद्र तल पे टकरा गया और ये टकरा कर फिर वापस रिसीवर के पास जाता है। तो इससे क्या गहराई का पता चल जाता है, प्लस यह भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी वस्तुएं कहाँ पर हैं, ये भी पता चल जाता है। दिशा भी और चाल भी पता लगाया जा सकता है इससे। ठीक है, तो हम लोग सोनार पढ़े। आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टडी फॉर ISPCS A to Z है। आप डिस्क्रिप्शन में आप नीचे लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ध्वनि में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं मैंने सारा डिस्कस किया है, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर शायद ही जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।